वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपीएससी सिविल सेवा की टेस्ट सीरीज चल रही है हर दिन, उसका लाभ उठाते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टेस्ट लगाते हैं, टेस्ट नंबर 408। इंपॉर्टेंट होंगे प्रश्न, फोकस करेंगे करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हो गई है 25 जून 2020 जब ये टेस्ट रिकॉर्ड किया जा रहा है। और क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका आंसर करिए तो ज़रा। निम्नलिखित योजनाओं और उससे संबंधित राज्य के संदर्भ में कौन सा जो है वो सही सुमेलित है। इंदिरा रसोई योजना के सामने तमिलनाडु लिखा है और अन्नपूर्णा रसोई योजना के सामने लिखा है राजस्थान। अब आपको बताना है, नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करना है। देखिए, इंदिरा रसोई योजना हाल ही में शुरू की है और ये किसकी है? ये है राजस्थान सरकार की। तो गलत हो गया पहला वाला स्टेटमेंट। अन्नपूर्णा रसोई योजना ये भी राजस्थान सरकार की है, तो दूसरा वाला करेक्ट है केवल। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। तो देखिए, केवल 2 यहाँ पर करेक्ट है। राजस्थान सरकार जो है जल्द ही राजस्थान में गरीबों और ज़रूरतमंदों को रियायती दरों पर 2 वक्त का पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर एक नई रसोई योजना शुरू करेगी। आधिकारिक सूचना क्या कहती है? राज्य सरकार इंदिरा रसोई योजना पर प्रत्येक वर्ष तकरीबन 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। तो इस नई योजना का नाम है इंदिरा रसोई योजना, जो पौष्टिक भोजन प्रदान करेगी 2 वक्त का। किसको? गरीबों को और ज़रूरतमंदों को, राजस्थान के। देखिए, दिसंबर 2016 में पूर्व मुख्यमंत्री, उनका नाम था वसुंधरा राजे, ने तमिलनाडु की अम्मा कैंटीन योजना की तर्ज पर क्रमशः 5 रुपये और 8 रुपये में नाश्ता और दोपहर का भोजन प्रदान करने वाली योजना जो है अन्नपूर्णा रसोई योजना शुरू की थी। हालांकि इसी वर्ष 31 मार्च 2020 को अन्नपूर्णा रसोई योजना का कार्यकाल जो है वो समाप्त हो गया है। तो एक प्रश्न इससे मिलता जुलता थंबनेल पर पूछा गया है कि निम्नलिखित योजनाओं के संदर्भ में कौन सा मिलान सही है। तो जो इंदिरा रसोई योजना है वो है किसकी? राजस्थान सरकार की, जिसमें गरीबों और ज़रूरतमंदों को 2 वक्त का पौष्टिक भोजन प्रदान किया जाएगा। और इंदिरा रसोई योजना पर तकरीबन कितने 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी राजस्थान की सरकार। अम्मा कैंटीन योजना किसकी है? तमिलनाडु की। अम्मा कैंटीन योजना तमिलनाडु की है। और अन्नपूर्णा योजना जो अभी 31 मार्च 2020 को बंद हो गई, ये किसकी थी? ये भी राजस्थान सरकार की ही थी। वसुंधरा राजे जो पूर्व मुख्यमंत्री थी, उन्होंने शुरू किया था इसको। 5 रुपये में, 5 और 8 रुपये में, 5 रुपये में नाश्ता और 8 रुपये में दोपहर का भोजन। अम्मा कैंटीन तमिलनाडु की। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट क्या है? हमारी आकाशगंगा में तारों का निर्माण आकाशगंगा में मौजूद आणविक बादलों द्वारा होता है। हमारी आकाशगंगा में अधिकांश तारे क्लस्टर्स या गुच्छों के रूप में विद्यमान हैं। ये तारों के गुच्छे तारे की उत्पत्ति की प्रक्रिया को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण सूत्र प्रदान करते हैं। देखिए, तीनों के तीनों स्टेटमेंट एग्जैक्ट हैं, बिल्कुल एकदम करेक्ट हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, 1 2 3। ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। तो देखिए, हमारी आकाशगंगा में तारों का निर्माण आकाशगंगा में मौजूद आणविक बादलों द्वारा होता है। यह माना जाता है कि हमारी आकाशगंगा में अधिकांश तारे क्लस्टर्स या गुच्छों के रूप में विद्यमान हैं। ये तारे के गुच्छे तारे की उत्पत्ति की प्रक्रिया को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण सूत्र प्रदान करते हैं। तारों का खुला समूह गुरुत्वाकर्षण से बंधे तारों की एक व्यवस्था है, जिसमें तारों की उत्पत्ति एक ही तरह के आणविक बादलों से होती है। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो आणविक बादलों के संदर्भ में स्टेटमेंट है। आणविक बादलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, खगोल शास्त्र में आणविक बादल अंतरतारकीय माध्यम या इंटरस्टेलर स्पेस में स्थित ऐसे अंतरतारकीय बादल या इंटरस्टेलर क्लाउड को कहा जाता है जिनका घनत्व एवं आकार अणुओं को बनाने के लिए पर्याप्त होता है। इंटरस्टेलर एक मूवी भी है, 2014 में आई थी, स्पेस से रिलेटेड है, अच्छी मूवी है वो। ये बादल अधिकतर नियान अणुओं के बने होते हैं। अच्छा, ये बादल कहाँ पर है? अंतरिक्ष में, स्पेस में। तो नियान है यहाँ पर। नियान के बादल तो चंद्रमा पर है ना।
देखिए अंतरिक्ष में अधिकतर पाई जाती है हाइड्रोजन और हीलियम, तो यहाँ उत्तर नियान तो हो नहीं सकता। क्या होगा फिर? ये हाइड्रोजन के बादल हैं। ये जो बादल होते हैं ना अधिकतर आणविक बादल, ये हाइड्रोजन के बने होते हैं। तो दूसरा वाला गलत है, पहला वाला करेक्ट है यहाँ पर। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 ओनली। तो देखिए आणविक बादल खगोल शास्त्र में आणविक बादल या अंतर तारकीय माध्यम या इंटरस्टेलर स्पेस में स्थित ऐसे अंतर तारकीय बादल या इंटरस्टेलर क्लाउड को कहा जाता है जिनका घनत्व एवं आकार अणुओं को बनाने के लिए पर्याप्त होता है। ये जो बादल हैं, ये बादल कौन से बादल? आणविक बादल अधिकतर हाइड्रोजन अणुओं के बने होते हैं, नियान के नहीं। किसके बने होते हैं अधिकतर? ये हाइड्रोजन अणुओं के। हाइड्रोजन हीलियम ही तो पाई जाती है ना स्पेस में। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। एशिया पैसिफिक क्षेत्र में भारत की स्थिति के संदर्भ में विचार करना है आपको। देखिए भारत क्षेत्रीय वास्तविक एकल उपभोग एवं क्षेत्रीय सकल पूंजी निर्माण में अपने पीपीपी आधारित हिस्से के लिहाज से भी दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत, और भारतीय रुपये से हांगकांग डॉलर की विनिमय दर इसी अवधि की तुलना में 6.00% से बढ़कर 8.36% हो गई है। बिल्कुल ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो पढ़ लीजिएगा उसको 2 बार। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के संदर्भ में विचार करना है। देखिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग राष्ट्रीय आंकड़ों के विकास को प्रोत्साहन देता है तथा उनको तुलना योग्य बनाता है। इस आयोग की तर्ज पर 5 वर्ष में 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। विश्व सांख्यिकी दिवस किसकी तर्ज पर मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की तर्ज पर। कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रत्येक 5 वर्ष में, 5 वर्ष में मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष में मनाया जाता है। देखिए 5 वर्ष में मनाया जाता है। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका उत्तर। तो संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग यह राष्ट्रीय आंकड़ों के विकास को प्रोत्साहन देता है तथा उनको तुलना योग्य बनाता है। इसकी तर्ज पर 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत हुई थी 2010 में। और यह जो विश्व सांख्यिकी दिवस है यह प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार मनाया जाता है, जिसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग द्वारा की गई थी 2010 में। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। शस्त्र व्यापार संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य हैं? शस्त्र व्यापार संधि संघर्ष वाले क्षेत्रों में हथियारों के प्रवाह पर नियंत्रण लगाती है, मानवाधिकारों की रक्षा करती है, घातक हथियारों को समुद्री डाकुओं, गिरोहों तथा अपराधियों के हाथों में पहुंचने से रोकती है। शस्त्र व्यापार संधि। देखिए पहला तो करेक्ट है, तीसरा भी करेक्ट है, दूसरा मानवाधिकारों की रक्षा भी करती है ये, तो सारे के सारे करेक्ट हैं। डी है इसका उत्तर 1 2 3। तो देखिए उपरोक्त सारे के सारे सत्य हैं। शस्त्र व्यापार संधि एटीटी एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो पारंपरिक हथियारों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करने के लिए प्रतिबद्ध है, और इस संधि का उद्देश्य संघर्ष वाले क्षेत्रों में हथियारों के प्रवाह पर नियंत्रण लगाना, मानव अधिकारों की रक्षा करना, घातक हथियारों को समुद्री डाकुओं, गिरोहों तथा अपराधियों के हाथों में पहुंचने से रोकना है। इस संधि के तहत छोटे हथियारों से लेकर युद्ध टैंक, लड़ाकू विमानों, युद्धपोतों के व्यापार के लिए नियम बनाने का भी प्रावधान है। इस संधि के तहत सदस्य देशों पर प्रतिबंध है कि सदस्य देश जो हैं वो प्रतिबद्ध है उन पर कि वह ऐसे देशों को हथियार ना दें जो नरसंहार, मानवता के प्रति अपराध या आतंकवाद में शामिल होते हैं या लिप्त होते हैं। क्यों पूछा गया है ये प्रश्न? क्योंकि अभी हाल ही में चीन ने शस्त्र व्यापार संधि में शामिल होने की इच्छा जाहिर की है। पता नहीं क्या चल रहा है उसके दिमाग में, शस्त्र व्यापार संधि में शामिल होना चाहता है वो। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है यह कौन? फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन वैश्विक बाजार में भारतीय उद्यमियों की उद्यमशील भावना का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी स्थापना हुई थी 1965 में, और यह भारत में निर्यात संवर्धन परिषद
विभिन्न सामुदायिक बोर्ड और विकास प्राधिकरणों का एक सर्वोच्च निकाय है, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। देखिए बिल्कुल पहला करेक्ट है, 1965 में इसकी स्थापना हुई थी और ये विभिन्न सामुदायिक बोर्ड और विकास प्राधिकरणों का सर्वोच्च निकाय है। तो सारे के सारे करेक्ट हैं, डी है इसका आंसर। तो सभी के सभी सत्य हैं। इसके अलावा देखिए यह केंद्र और राज्य सरकारों, वित्त संस्थानों, बंदरगाहों, रेलवे और सभी निर्यात व्यापार सुविधा में लगे हुए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समुदायों के बीच महत्वपूर्ण इंटरफेस भी प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच के संदर्भ में विचार करना है। अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच आर्थिक सहयोग और विकास संगठन प्रणाली के अंतर्गत 60 सदस्य देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना हुई थी 2006 को, 16 मई 2006 को, और भारत इस अंतर सरकारी संगठन या मंच का सदस्य नहीं है। देखिए पहला वाला करेक्ट है, अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच के संदर्भ में। दूसरा वाला भी करेक्ट है, 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। तीसरा वाला गलत है क्योंकि भारत इसका सदस्य है। भारत इसका सदस्य है तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा वो केवल 1 और 2 हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच का सदस्य है भारत। तो अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच आर्थिक सहयोग और विकास संगठन प्रणाली के अंतर्गत 60 सदस्य देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना हुई थी 16 मई 2006 को और भारत 2008 में ही शामिल हो गया था इसमें, 2 साल बाद ही। इसने गलत है तीसरा वाला स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के संदर्भ में के उद्देश्य आपको बताने हैं। CCI से संबंधित कई बार प्रश्न बनाया हमने, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग से संबंधित। तो देखिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का जो पहला उद्देश्य है, जो स्टेटमेंट कह रहा है, प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली पद्धतियों को रोकना, बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और भारतीय बाजार में व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना। कौन कौन से उद्देश्य हैं भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के? तो बिल्कुल प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली पद्धतियों को रोकता है, ये बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करता है और भारतीय बाजार में व्यापार की स्वतंत्रता भी सुनिश्चित करता है। सारे के सारे करेक्ट हैं, डी है इसका उत्तर। 1 2 3 4। ये क्यों पूछा गया प्रश्न ये वाला? क्योंकि अभी हाल ही में किसी ने स्विगी जो ऑनलाइन डिलीवरी देता है उसकी जो है शिकायत की है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में, लेकिन भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने उस शिकायत को जो है नकार दिया है। शिकायत में ये था कि ये जो स्विगी है ये आवश्यकता से अधिक जो है डिलीवरी चार्ज और ये GST VST जो है लगा के अब सामान बेच रहा है और इसने जितने भी रेस्टोरेंट हैं उनसे लिंक करके टैक्स मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ा रखे हैं। तो इस चीज़ को जो है वो नकार दिया है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने। तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली पद्धतियों को रोकना, बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और इसे बनाए रखना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और भारतीय बाजार में अन्य प्रतिभागियों द्वारा किए जाने वाले व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना। तो देखिए जैसे स्विगी के ऊपर ये जो आरोप था, कभी स्विगी जब लॉकडाउन नहीं था तो 50% भी वो डिस्काउंट उसका चलता था, 55% भी चला है। लेकिन जब से लॉकडाउन है और इंटर स्टेट सब बंद है तो उसी के चक्कर में जो है ये 50% की जगह 10% का रखा है डिस्काउंट, 20% का रखा है। कहीं डिलीवरी चार्ज जो कभी 20 रुपये लगता था वो 40 रुपये वसूला जा रहा है इस समय। तो इस चीज़ को लेकर प्रतिस्पर्धा आयोग में शिकायत की गई थी, लेकिन शिकायत जो है वो नकार दी गई है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। पल्स ऑक्सीमीटर के संदर्भ में उद्देश्य आ रहे हैं आजकल इस टेस्ट में। तो चलिए, पल्स ऑक्सीमीटर के निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य हैं, बताइए कौन कौन से उद्देश्य हैं। ये देखा होगा आपने, अगर डॉक्टर के पास गए होंगे टेबल पर पड़ा रहता है उसके, ये है पल्स ऑक्सीमीटर। तो पहला स्टेटमेंट तो इस फोटो को देख के करेक्ट हो जाएगा। पल्स ऑक्सीमीटर एक छोटी सी डिवाइस होती है जो मरीज की उंगली में फंसाई जाती है। इसका प्रयोग मरीज की नब्ज़ जांचने और खून में ऑक्सीजन की मात्रा का पता लगाने के लिए किया जाता है। पल्स ऑक्सीमीटर का डेटा ये बताता है कि मरीज को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की आवश्यकता है या नहीं। तो सारे के सारे तो करेक्ट हो गए, तीनों के तीनों करेक्ट हैं। इसका आंसर है 1 2 3।
तो देखिए, पल्स ऑक्सीमीटर एक छोटी सी डिवाइस होती है, जैसा आपने फ़ोटो में देखा, जो पेशेंट की उंगली में फंसाई जाती है और इससे उसकी नब्ज़ और खून में ऑक्सीजन की मात्रा का पता चलता है। सामान्यतः इसका उपयोग जो है सर्जरी के बाद पेशेंट को मॉनिटर करने में किया जाता है। सांस की बीमारी से जूझ रहे जो मरीज़ होते हैं वो इसको अपने घरों में भी रखते हैं खुद से चेक करने के लिए। पल्स ऑक्सीमीटर का डेटा यह बताता है कि मरीज को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की आवश्यकता है या नहीं। तो देखिए 10 प्रश्न थे इम्पोर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा। धन्यवाद।